हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल इंग्लिश माध्यम के प्लेटफॉर्म पे मैं हूं आपकी एडुकेटर प्रियंका ठाकुर और हम सॉल्व कर रहे हैं एडिटोरियल बेस्ड प्रैक्टिस एक्सरसाइज। स्टार्ट करते हैं आज का सेशन विद थॉट ऑफ द डे, दैट इज पुश योरसेल्फ बिकॉज नो वन एल्स इज गोइंग टू डू इट फॉर यू। यानी कि आपको खुद को ही अपने आप को प्रिपेयर करना है, तैयार करना है, खुद को ही मोटिवेट करना है। सबसे बड़ी बात बताऊं आपको क्या, मैं आपको हर दिन एक मोटिवेशनल कोट देती हूँ। बाहर ही आपको बहुत सारे आपके पेरेंट्स, फैमिली मेंबर्स सबको ही होंगे जो आपको मोटिवेट करते होंगे, लेकिन जो बाहर का मोटिवेशन है वो कुछ समय के लिए ही होता है। जब तक आपके पास में आपका वाई, आप क्यों ये करना चाहते हैं, क्या वजह है कि आप जो भी ये प्रैक्टिस कर रहे हैं, इस एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, वो क्यों करना चाहते हैं, क्या खुशी मिलेगी आपको ये करके, क्या हासिल होगा, जब तक वो वाई आपका क्लियर नहीं है ना और स्ट्रांग नहीं है, तब तक आपको बाहर से कोई भी मोटिवेट करे वो ज्यादा से ज्यादा 1 घंटा, 1 दिन, 2 दिन, ज्यादा से ज्यादा महीना भर रहेगा। उसके बाद आप फिर डिमोटिवेट हो जाओगे। ठीक है, तो आपको मोटिवेशन खुद से आना चाहिए, अंदर से आना चाहिए। अपने वाई को ढूंढो, क्यों आप ये कर रहे हो वो ढूंढो, और सबसे अपना उद्देश्य ढूंढो, लक्ष्य ढूंढो। ठीक है, और खुद को मोटिवेट करो कि हर दिन आपको करना है। मोटिवेशन नहीं भी है तो डिसिप्लिन ऐसा बना लो कि आपको मोटिवेशन की जरूरत ही ना पड़े। राइट, चलिए स्टार्ट करते हैं रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन एंड प्रैक्टिस एक्सरसाइज फॉर एसएससी सीजीएल 2024 फॉर इंडियाज जिग वर्कर्स। जिग वर्कर्स कौन होते हैं? जो कहीं छोटी मोटे जॉब्स वगैरह कर रहे होते हैं, पार्ट टाइम, फुल टाइम, है ना। जैसे कि ओला उबर चला रहे हैं लोग, या फिर जो जोमैटो डिलीवरी गाइज हैं, ये सब क्या है? जिग वर्कर्स हैं। हु आर इंक्रीजिंग इन नंबर्स बट आर पर्स्ड प्रिकैरियसली ऑन द एज ऑफ द अनरेगुलेटेड लेबर पूल। बोल रहे हैं जो कि संख्या में तो बढ़ रहे हैं। कौन बढ़ रहे हैं? जिग वर्कर्स। इनकी संख्या दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही है, लेकिन इनका जो ये कौन से दायरे में है? पर्स्ट मतलब बैठना, पक्षी जिस तरीके से बैठते हैं ना उसको बोलते हैं पर्स्ट। तो पर्च है ये कहाँ पे? प्रिकैरियसली। प्रिकैरियसली मतलब अनिश्चित रूप से ये उस किनारे पर बैठे हुए हैं जो कि अनरेगुलेटेड लेबर पूल। अनरेगुलेटेड मतलब जिसके ऊपर कोई भी नियमितता नहीं है, कोई भी कंट्रोल नहीं है। ठीक है, उस लेबर पूल के मुहाने पे, मुखाने पे बैठे हुए हैं। द कर्नाटका प्लेटफॉर्म बेस्ड जिग वर्कर्स सोशल सिक्योरिटी एंड वेलफेयर बिल 2024 offers a welcome reprieve but still stops short of providing them with the security of being employees। बोल रहे हैं तो इसी कड़ी में क्या हुआ है कि कर्नाटका का प्लेटफॉर्म बेस्ड जिग वर्कर सोशल सिक्योरिटी एंड वेलफेयर बिल 2024 जो है वो आगे आया, जो कि थोड़ा सा रिप्राइव, रिप्राइव मतलब राहत देगा। किसको राहत देगा? लेकिन फिर भी ये जो जिग वर्कर्स है उनको, बट स्टिल स्टॉप्स शॉर्ट ऑफ प्रोवाइडिंग। स्टॉप शॉर्ट मतलब फिर भी वो एक रास्ते पर, एक जगह पर आकर रुक जाता है कि वो उनको पूरी सिक्योरिटी की, हम एक किसी कंपनी के एम्प्लॉयज हैं, वो पूरी सिक्योरिटी उनको नहीं मिल पाती। वेन ऐप बेस्ड जिग वर्कर वर्क वॉज इंट्रोड्यूस्ड अ डेकेड अगो। जब एक दशक पहले ऐप बेस्ड जिग वर्क इस्तेमाल शुरू हुआ था, कर्टसी राइड शेयरिंग, कर्टसी मतलब कि थैंक्स के तौर पे, राइड शेयरिंग या फिर फूड डिलीवरी एप्स, the absence of the word employee was actually seen as a positive. It supposedly offered a chance for partners to retain their autonomy and earn good money without being locked into a contract with rigid timings। तो यहाँ पे जब ये काम शुरुआत हुए थे, ओला उबर वगैरह स्टार्ट हुई थी, तो उस टाइम पे वो लोग एम्प्लॉयज नहीं थे, उनको पार्टनर कहा जाता था, जो कि एक बड़ा ही पॉजिटिव, क्योंकि यहाँ पे कोई एम्प्लॉय नहीं है, कोई किसी का कर्मचारी नहीं है, तो ये बड़ा ही पॉजिटिव एक एट्रीब्यूट देखा गया था। लेकिन और इससे क्या था कि वो लोग अपनी क्या, ऑटोनॉमी, ऑटोनॉमी मतलब कि स्वायत्ता, अपनी इंडिपेंडेंस वो हासिल कर सकते थे। उनको कोई भी ऐसा नहीं था कि मुझे 9 से 5 जॉब करनी ही करनी है। ओला उबर में भी ये था कि वो राइड उठाएं तो उठाएं, नहीं उठाएं तो नहीं उठाएं। राइट, तो ये उनके पास में ओपननेस है, लेकिन उनको कोई भी लॉक टर्म्स एंड कंडीशंस के बलबूते पे काम नहीं करना पड़ रहा, कहीं पे भी कॉन्ट्रैक्ट बेस्ड काम नहीं करना पड़ रहा। राइट, और वो बिना किसी कमरे के अंदर, किसी कॉन्ट्रैक्ट के अंदर बंधे बिना अच्छा पैसा कमा सकते थे। इस पॉजिटिव एट्रीब्यूट से, पॉजिटिव माइंडसेट से ये एप्लीकेशन बेस्ड जिग वर्क स्टार्ट किया गया था। दैट इल्यूजन सून डिजॉल्व। लेकिन ये जो भ्रम था वो जल्द ही खत्म हो गया, एज इनकम क्रैश्ड एंड वर्किंग आवर्स लेंथन्ड। क्योंकि इनकम खत्म हो गई,
कोरोना आ गया, राइट, हमारी अर्थव्यवस्था थोड़ी ढीली पड़ गई, तो इनकम कम हो गई और जो काम करने के घंटे हैं वो बढ़ गए. And lack of a formal employee status left workers at the mercy of the aggregator and all powerful algorithms. और जो क्या बोलते कि भाई ये जो जिग वर्कर्स थे, अब क्योंकि ये फॉर्मल एम्प्लॉयज नहीं है, ये पार्टनर्स हैं, डिलीवरी पार्टनर है, ओला उबर ड्राइवर पार्टनर है, पर ये वर्कर्स नहीं है, एम्प्लॉयज नहीं है, तो इन ये किसके बलबूते पे, अब किसके रहमो करम पे रह गए? एग्रीगेटर के. एग्रीगेटर कौन होते हैं? वो लोग जो कि इस सर्विस को चलाते हैं, इस प्लेटफॉर्म के ओनर है. एंड ऑल पावरफुल एल्गोरिदम. एल्गोरिदम क्या होता है? मैथमेटिकल प्रोसेसेस जो होती हैं, तो उनके रहमो करम पे ये रह गए इन द एब्सेंस ऑफ सेफ्टी नेट्स और गवर्नमेंटल रेगुलेशंस, क्योंकि इनके पास में कोई भी सेफ्टी नेट्स नहीं है, कोई भी बचाव के संसाधन नहीं है, कोई भी यहाँ पे जिग वर्कर्स के लिए गवर्नमेंटल रेगुलेशंस नहीं है. डिस्पाइट दिस द जिग इकोनॉमी इज ग्रोइंग. इसके बावजूद भी जो जिग वर्क की इकोनॉमी है वो बढ़ती जा रही है. अकॉर्डिंग टू अ नीति आयोग रिपोर्ट, अब नीति आयोग की एक रिपोर्ट के अनुसार इंडिया हैड 77 लाख जिग वर्कर्स एट द बिगनिंग ऑफ द डेकेड. हिंदुस्तान में इस दशक की शुरुआत में 77 लाख जिग वर्कर्स थे. एंड बाय 2029-30 दे आर प्रोजेक्टेड टू अकाउंट फॉर 4.1% ऑफ द इनकम. और ये 2029-30 तक कितने हो जाएंगे? 4.1% जितनी भी आमदनी होगी वो इनसे जनरेट की जाएगी. एंड 6.7% ऑफ द नॉन एग्रीकल्चरल वर्कफोर्स. और नॉन एग्रीकल्चर वेस्ट जो काम करने वाले लोग हैं उनका 6.7% जो है वो जिग वर्कर्स बनाएंगे. ठीक है, इतनी बड़ी संख्या इसमें बढ़ जाएगी. अ राइट्स बेस्ड लेजिस्लेशन, तो एक आधार, लोगों के जो हमारा अधिकार है, अधिकार बेस्ड जो उनका लेजिस्लेशन यानी कि कानून है. द ड्राफ्ट बिल एम्स टू प्रिवेंट आर्बिट्ररी डिसमिसल. तो ये जो ड्राफ्ट है, जो बिल अगर हमने डिस्कस करा कर्नाटका में जो लॉन्च होने वाला है, उस बिल का जो ड्राफ्ट है उसका मुख्य उद्देश्य है कि आर्बिट्ररी, रैंडमली, बिना किसी कारण के, बेवजह ही किसी को नौकरी से निकाल देना. प्रोवाइड ह्यूमन ग्रीवेंस रिड्रेस मैकेनिज्म. और अगर जो जिग वर्कर्स हैं उनको अपने एम्प्लॉयर से, अपने जो प्लेटफॉर्म है उससे अगर कोई शिकायत हो तो उनके ग्रीवेंसेस कहाँ बोले जाएं, कहाँ बताया जाए, उनको कैसे सॉल्व किया जाए, ये सारी सुविधा उनको प्रोवाइड करना. एंड ब्रिंग मोर ट्रांसपेरेंसी इनटू द ओपेक टैंगल ऑफ ऑटोमेटेड मॉनिटरिंग. और जो इनका ऑटोमेटिक मॉनिटरिंग सिस्टम है, ठीक है, कि भाई वो कहाँ गए, कितनी दूरी पर गए, कितना चले, इसका जो ऑटोमेटिक मॉनिटरिंग सिस्टम है इसके ऊपर और ज्यादा पारदर्शिता लेकर आना. एंड एल्गोरिदम बेस्ड पेमेंट्स, और इनकी जो पेमेंट्स होती हैं वो भी मैथमेटिक कैलकुलेशन के बेस पर होती हैं. आपने इतना ट्रैवल करा, इतने ऑर्डर्स दिए, उसके बेस पे होती हैं. ठीक है, तो ये सब चीजें जो है इनमें ट्रांसपेरेंसी होनी चाहिए कि भाई जो एम्प्लॉयज हैं उनको पता होना चाहिए, जो पार्टनर्स हैं, डिलीवरी पार्टनर्स, उनको पता होना चाहिए कि वो कहाँ से कितना पैसा कमा रहे हैं. It is a setup from the Union Government's Code on Social Security 2020. तो बोल रहे हैं ये एक सेटअप है. सेटअप मतलब कि ढांचा है. कहाँ से? यूनियन गवर्नमेंट का कोड ऑन सोशल सिक्योरिटी 2020 था, उससे इसका ढांचा लिया गया है. कर्नाटका's law of also offers social security through a welfare board and fund. तो कर्नाटका में जो लॉ लाया जा रहा है ये क्या करेगा? सोशल सिक्योरिटी भी देगा. एक वेलफेयर बोर्ड और फंड बनाया जाएगा, उसके थ्रू इन जिग वर्कर्स को सोशल सिक्योरिटी भी मिलेगी विद कंट्रीब्यूशन फ्रॉम द गवर्नमेंट एंड द एग्रीगेटर. तो इसमें क्या किया जाएगा? थोड़ा पैसा सरकार द्वारा कंट्रीब्यूट किया जाएगा और थोड़ा पैसा जो प्लेटफॉर्म्स हैं, ओनर्स हैं प्लेटफॉर्म्स के, उनके द्वारा कंट्रीब्यूट किया जाएगा. आइदर थ्रू अ कट फ्रॉम एवरी ट्रांजेक्शन, या तो फिर जो एग्रीगेटर है वो हर एक ट्रांजेक्शन में से कुछ पैसा देगा ऐप के ऊपर, या फिर और एज द परसेंटेज ऑफ प्लेटफॉर्म्स टर्नओवर इन द स्टेट, या फिर कर्नाटका जैसे राज्य में मान लो उसका कितना टर्नओवर हुआ है उस प्लेटफॉर्म का, उसका कुछ हिस्सा देगा. तो ये अब उनके ऊपर डिपेंड करता है कि वो किस तरीके से देना चाहते हैं, कंट्रीब्यूट करना चाहते हैं. Noting that many of the firms that own these platforms report minimal profits, workers' union have rightly demanded that the welfare fee is charged as a cess on each transaction. बोल रहे हैं इस बात को नोट करते हुए कि फर्म्स, ये जो प्लेटफॉर्म्स यूज करती हैं कंपनी, जो इन फर्म्स हैं वो अपना प्रॉफिट कम से कम दिखाती हैं. अब अगर वो अपना कम से कम प्रॉफिट दिखाएंगी तो अगर उनको अपने प्रॉफिट परसेंटेज में से शेयर देना होगा तो फिर प्रॉफिट परसेंटेज तो कम बन गया. तो वर्कर्स यूनियन ने क्या डिमांड करी है कि वेलफेयर फी जो आप बोल रहे हैं देने के लिए, वो इनसे
टैक्स के तौर पे, हर एक ट्रांजेक्शन के ऊपर टैक्स के तौर पे, सेस के तौर पे लिया जाए। स्केप्टिक्स नोट द मॉरिबन नेचर ऑफ अदर अनऑर्गेनाइज सेक्टर वेलफेयर बोर्ड्स। अब क्योंकि जो और भी कुछ वेलफेयर बोर्ड्स बनाए गए हैं अनऑर्गेनाइज सेक्टर पे, तो वो तो मरने के कगार पे पहुंच चुके हैं, यानी कि वो तो इतना कुछ कार्य कर नहीं रहे, तो ये बोर्ड बनाने में भी थोड़ा सा उनको वो ये है, डाउट ही है कि क्या काम करेगा क्या नहीं करेगा। बट one advantage of mandatory registration with such a board is that it will make gig workers visible in the eyes of the law। लेकिन एक जो अच्छी बात, एक जो अच्छा फायदा होगा इन बोर्ड्स के पास में मैंडेटरी जरूरी रजिस्ट्रेशन करवाने से, वो ये होगा कि इन जिग वर्कर्स को पहचान मिलेगी, कानून के दायरे के अंदर ये आएंगे। कर्नाटका's कांग्रेस गवर्नमेंट एम्स टू enact द बिल इन द मॉनसून सेशन ऑफ द असेंबली। कर्नाटका की कांग्रेस सरकार का उद्देश्य है कि वो इस बिल को इस असेंबली के मॉनसून सत्र में लेकर आए। And it must quickly formulate rules and establish the welfare board to ensure that the law is in force before the end of the year। और इनको जल्द से जल्द अपने रूल्स भी बनाने पड़ेंगे और वेलफेयर बोर्ड की स्थापना भी करनी पड़ेगी, ताकि ये सुनिश्चित किया जा सके कि ये लॉ जो है इस साल के अंत से पहले पहले अमल में लाया जा सके। A similar legislation in Rajasthan enacted by the predecessor Congress government। एक इसी तरीके का कानून राजस्थान में भी लाया गया था, जो कि इससे पिछली कांग्रेस सरकार ने लाया था। Has been effectively put into cold storage by the BJP government। इसको बड़े ही प्रभावशाली ढंग से ठंडे बस्ते में डाल दिया गया अब की बीजेपी सरकार द्वारा। At the national level, comprehensive legislation is needed not just to set minimum wages, reasonable working hours and conditions, and robust social security, but also to provide gig workers with the coveted status of employees। बोल रहे हैं नेशनल लेवल पे हमें कॉम्प्रिहेंसिव यानी कि व्यापक कानून लेकर आना पड़ेगा, ये मिनिमम वेज सेट करने के लिए नहीं, बल्कि रीजनेबल वर्किंग आवर्स के लिए भी। अब नारायण मूर्ति जैसे लोग तो बोल देंगे कि 17-17, 18-18 घंटे काम करो, लेकिन फैमिली को टाइम नहीं दें, अपनी मेंटल हेल्थ खराब कर लें, फिजिकल हेल्थ खराब कर लें, बाकी सारी चीजें ध्यान में ना दें, ठीक है। तो रीजनेबल वर्किंग आवर्स भी होने चाहिए। नारायण जैसे मूर्ति जैसे लोग कहीं काम करवा तो नहीं रहे किसी से 17-17, 18-18 घंटे, ये भी सुनिश्चित करना पड़ेगा। उनकी वर्किंग कंडीशंस कैसी होनी चाहिए, उनके सोशल सिक्योरिटी जो है वो मजबूत होनी चाहिए, और साथ ही साथ बट ऑल्सो टू प्रोवाइड, क्या उनको दिया जाए, वर्कर्स विद कोवर्टेड स्टेटस ऑफ एम्प्लॉयज, और उनको एम्प्लॉय का स्टेटस भी मिले, उनको एम्प्लॉय का स्टेटस भी दिया जाए। तो ये था पैसेज। बेसिकली जो जिग वर्कर्स हैं उनकी सिक्योरिटी के लिए, सोशल सिक्योरिटी के लिए, उनके वेलफेयर के लिए कर्नाटका गवर्नमेंट एक बिल लेकर आना चाह रही है, जो अभी तक पूरी तरीके से बना नहीं है। उसका ड्राफ्ट जो है तैयार करने की कोशिश की जा रही है। इसी तरीके का एक बिल जो है राजस्थान गवर्नमेंट भी लेकर आई थी, लेकिन जब से बीजेपी सरकार राजस्थान में सत्ता में आई है तो उनने उसके ऊपर कोई एक्शन नहीं लिया, कोई कार्य नहीं हुआ। तो उन्होंने यहाँ पे राइटर ने बताया कि क्यों जरूरी है इस तरीके का बिल और क्या फायदे हो सकते हैं, जिग वर्कर्स को क्या क्या नुकसान झेलने पड़ रहे हैं, क्या क्या उनके साथ में एक्सप्लॉयटेशन हो रहा है। द कर्नाटका प्लेटफॉर्म बेस्ड जिग वर्कर्स सोशल सिक्योरिटी एंड वेलफेयर बिल 2024 completely resolves the employment security issue for gig workers in कर्नाटका। ये करेक्ट नहीं है, पूरी तरीके से नहीं यहाँ पे खत्म हो जाते उनकी जो भी समस्या है वो, क्योंकि जैसा कि उन्होंने बोला कि वे वेलकम कदम है, लेकिन स्टॉप शॉर्ट ऑफ प्रोवाइडिंग देम विद द सिक्योरिटी ऑफ बीइंग एम्प्लॉयज, क्योंकि ये भी उनको एम्प्लॉयज का स्टेटस तो नहीं दे पा रहा, राइट। तो फॉल्स है, उनकी सारी परेशानियां नहीं दूर होंगी, लेकिन वो कानून के दायरे में तो आ पाएंगे, वो कहीं पे अपना केस तो लड़ पाएंगे जाके। सो ये फॉल्स है। According to the passage, the gig economy in India is expected to decline by the year 2029-30। 2029-30 तक कम नहीं होगी बल्कि और बढ़ेगी, राइट। तो ये भी स्टेटमेंट फॉल्स है। ऑप्शन ए इज करेक्ट। What is the primary purpose of the draft bill discussed in the passage regarding gig workers in Karnataka? बोल रहे हैं जो ड्राफ्ट बिल पैसेज में डिस्कस किया गया कर्नाटका के जिग वर्कर्स को लेकर, उसका प्राइमरी उद्देश्य क्या है। तो देखो उसका मुख्य उद्देश्य है कि उनके भी राइट्स, उनके भी अधिकार होने चाहिए, उनको अपने अधिकार मिलने चाहिए, और जो उनकी एम्प्लॉयमेंट कंडीशंस है, किस तरीके से उनको पैसा दिया जा रहा है, कहाँ से उनकी
टैक्सेस कट रहे हैं, ये सब के ऊपर उनको क्लैरिटी होनी चाहिए, राइट। तो ट्रांसपेरेंसी होनी चाहिए। टू इंक्रीज द प्रॉफिट्स ऑफ जिग प्लेटफॉर्म इनकरेक्ट है। टू एनफोर्स मैंडेटरी रजिस्ट्रेशन ऑफ जिग वर्कर्स इनकरेक्ट है। To provide gig workers with the enhanced rights and transparency in their employment conditions, option C is correct. What concern do workers union have regarding the gig workers welfare fee as discussed in the passage? तो भाई दो ऑप्शन बताए, या तो वो पर ट्रांजेक्शन कुछ चार्ज दे, उसका कुछ हिस्सा दे, या फिर वो अपने टोटल प्रॉफिट जो किसी भी पर्टिकुलर, जैसे कर्नाटका में इम्प्लीमेंट हो रहा है तो कर्नाटका में जो उनका पर्टिकुलर प्रॉफिट होता है उस ऐप से, उस प्लेटफॉर्म से, उसका कुछ परसेंटेज दें। तो जो वर्कर्स यूनियन है उनका डर ये है कि कंपनी असली प्रॉफिट तो बताती नहीं, तो असली प्रॉफिट जब वो बताएंगी नहीं तो असली प्रॉफिट का परसेंटेज नहीं देंगी, दैट मीन्स जो इनका कॉन्ट्रीब्यूशन होगा वो और कम हो जाएगा, राइट। तो ये डर की बजाय उन्होंने सुझाव दिया कि आप एक काम करो, आप हर एक ट्रांजेक्शन के ऊपर टैक्स के रूप में इसको काटना शुरू कर दो। It should be reduced to increase worker profit. Incorrect है. It should be charged as a cess on each transaction to ensure fairness. Option B is correct. What is the tone of the passage? Passage की tone देखो analytical है, क्योंकि यहाँ पे पूरी उनकी वर्किंग कंडीशंस को, क्या क्या उनके साथ में फ्रॉड होते हैं, किस तरीके से उनको कंपनीज डील करती हैं, कंपनीज गवर्नमेंट के साथ में कैसे सच झूठ बोलती हैं, इन सब चीजों को एनालाइज किया गया। सो ऑप्शन ए एनालिटिकल इज करेक्ट। होपफुल क्यों नहीं होगी, हालांकि ये लॉ अच्छा है लेकिन पूरी उनकी समस्याओं को दूर नहीं करता, ये भी कहा गया ना। दूसरी चीज, अभी ये इम्प्लीमेंट हुआ नहीं है, अभी इसका तो बेस ड्राफ्ट भी नहीं बना है। इनडिफरेंट ये मसला है नहीं, इसको आप नजरअंदाज कर नहीं सकते, ठीक है, क्योंकि हम आप में से भी कोई ना कोई जिग वर्किंग में काम कर रहा होगा, आप में आस पड़ोस में कोई कर रहा होगा, ठीक है। तो ऐसा मसला है नहीं कि किसी के अधिकारों का हनन हो रहा और आप नजरअंदाज कर दें। पेसिमिस्टिक, नेगेटिव दिखा नहीं रहा, हालांकि कुछ नेगेटिव पॉइंट्स बताए गए, जैसे कि राजस्थान में बिल आने के बावजूद कोई एक्शन नहीं हुआ, या फिर सेंट्रल लेवल पे कोई कार्रवाई नहीं हो रही, ये सारे कुछ नेगेटिव पॉइंट्स हैं, लेकिन कंप्लीटली पेसिमिस्टिक नहीं है, निराशाजनक नहीं है। तो क्या हुआ, ऑप्शन ए एनालिटिकल इज करेक्ट। बाय whom were these letters written? लेटर्स लिखे जा चुके हैं, पास्ट की घटना है, किसके द्वारा लिखे गए, ठीक है, ये बता दिया आपने। तो बाय के बाद में whom है, तो whom क्या हो जाएगा, हमारा सब्जेक्ट हो जाएगा, यानी कि whom का क्या बन जाएगा, who। रिटर्न का क्या बन जाएगा, रोट। लिखे जा चुके हैं ना, पास्ट में लिखे जा चुके हैं लेटर्स, तो हु रोट ये, दीज, क्योंकि प्लूरल है तो दीज लेटर्स, ठीक है। क्वेश्चन मार्क। हु हैव रिटन दीज लेटर्स, इनकरेक्ट है। हु राइट्स दीज, अभी कौन लिखता है, लिखता नहीं है, किसने लिखे हैं, पास्ट की घटना है। हु हैज रिटन दीज लेटर्स, हु रोट दीज लेटर्स, ऑप्शन डी इज करेक्ट। द माइस वर चेज्ड बाय द कैट। द कैट क्या हो गया, बाय के बाद में क्या आता है हमारा सब्जेक्ट, द कैट क्या हो गया हमारा सब्जेक्ट, ठीक है। द कैट सब्जेक्ट पहले आ जाएगा। अब क्या कर रही थी कैट, चेज कर रही थी, क्या कर रही थी, चेज कर रही थी, ठीक है। और किनको चेज कर रही थी, द माइस, ये क्या हो गया हमारा ऑब्जेक्ट। तो द कैट पास्ट की घटना है, चेज्ड द माइस, द कैट चेज्ड द माइस, ऑप्शन ए इज करेक्ट। इट इज इम्पेरेटिव इन अंडरस्टैंडिंग, ये बहुत जरूरी है समझने के लिए, द राइजिंग इंपॉर्टेंस ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, बढ़ती हुई जो इंपॉर्टेंस है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के लिए, उसके लिए, इन द पब्लिक सेक्टर टू इंक्रीज द एफिकेसी एंड इम्पैक्ट ऑफ द वर्क डन फॉर पब्लिक वेलफेयर। अब देखो यहाँ पे इट इज इम्पेरेटिव टू अंडरस्टैंड है, होना चाहिए, क्योंकि ये जरूरी है समझना कि भाई जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का पब्लिक सेक्टर में इम्पोर्टेंस बढ़ रहा है और उसकी एफिशिएंसी और उसका प्रभाव जो है पब्लिक वेलफेयर में जो कार्य होते हैं उसके ऊपर, इन सब चीजों को समझना जरूरी है, ठीक है। तो इम्पेरेटिव के साथ में क्या आएगा, टू अंडरस्टैंड, राइट, ना कि इम्पेरेटिव इन अंडरस्टैंडिंग। सो इनकरेक्ट है, इम्पेरेटिव इन अंडरस्टैंडिंग के बजाय क्या आएगा, इम्पेरेटिव टू अंडरस्टैंड, ऑप्शन बी इज करेक्ट। I will dash any job offer dash for the one that requires me to work on weekends। तो बोल रहे हैं कि मैं हर कोई भी जॉब ऑफर एक्सेप्ट कर लूंगा, बस उस जॉब ऑफर को छोड़ के जिसमें मुझे वीकेंड्स पे काम करना पड़े, राइट। तो व्यक्ति बोल रहा है कि एक्सेप्ट करना, यानी कि
स्वीकार करना, और एक को छोड़ के, बस उसको छोड़ के, तो वो क्या हो गया, एक्सेप्ट। ओके, आई विल एक्सेप्ट एनी जॉब ऑफर एक्सेप्ट फॉर द वन दैट रिक्वायर्स मी टू वर्क ऑन वीकेंड्स। एक्सेप्ट, एक्सेप्ट, एक्सपेक्ट उम्मीद करना, एक्सेप्ट करना, किसी को छोड़ना, एक्सपेक्ट उम्मीद करना, और एक्सेप्ट करना यानी कि किसी एक को स्वीकार करना। यहाँ पे एक्सेप्ट करना, स्वीकार करना, और एक्सेप्ट मतलब छोड़ना। सो ऑप्शन डी इज करेक्ट। These changes were sure to happen as technological intervention cannot be arrested anywhere. These, ये मतलब पहले नाउन आएगा, ठीक है, पहले उनका जिक्र हुआ होगा, राइट। तो ए हमारा फर्स्ट स्टेटमेंट नहीं हो सकता, ऑप्शन ए और ऑप्शन डी एलिमिनेट हो जाते हैं। तो बोल रहे हैं ये चेंजेस जरूरी थे होने, क्योंकि टेक्नोलॉजिकल इंटरवेंशंस जो हैं उनको आप कहीं पे भी रोक नहीं सकते। Recent times have marked a major change in the teaching learning process in the educational sector. बोल रहे हाल के दौर में बहुत बड़ा परिवर्तन आया है पढ़ाने के और सीखने के तरीकों में। एजुकेशनल सेक्टर में जो प्रक्रिया से पहले पढ़ाया जाता था, सीखा जाता था, वो सब बदल गया है। क्यों? टेक्नोलॉजी के आने के बाद में ऑनलाइन क्लासेस का चलन चल गया है। आप लोग इस वक्त लेक्चर कहाँ पढ़ रहे हैं? यूट्यूब पे पढ़ रहे हैं, राइट। तो बी हमारा फर्स्ट स्टेटमेंट होगा, क्योंकि ये एक भूमिका बंधा रहा है, एक ओपनिंग स्टेटमेंट है जो कि बता रहा है कि टेक्नोलॉजी का हमारे लर्निंग और टीचिंग सेक्टर में कितना ज्यादा, हमारे एजुकेशनल सेक्टर में कितना ज्यादा चेंज आया है, परिवर्तन आया है। A willing acceptance and practicing it to achieve excellence into it is the single option to all educators। बोल रहे हैं अब सभी एजुकेटर्स के पास में क्या प्रावधान था, क्या जरिया बचा कि एक्सेप्ट करो और फिर उस चीज में एक्सीलेंस हासिल करने की प्रैक्टिस करो। आपको एक्सेप्ट करना पड़ेगा कि यूट्यूब ही प्लेटफॉर्म है जहाँ पे पढ़ाया जा सकता है अच्छे से और पैसा कमाया जा सकता है, ठीक है। टीचर्स भी हैं, उनको भी अपना घर चलाने के लिए पैसे की तो जरूरत है ही। ये तो नहीं कह सकते कि भाई मैं हर चीज मुफ्त में करा दूंगा, राइट। हर एक टीचर जो यूट्यूब पे बैठा हुआ है वो पैसे कमाने के लिए बैठा हुआ है। यूट्यूब पे क्या, जो स्कूल कॉलेजेस में है वो पैसा कमाने के लिए जा रहे हैं वहां पे, राइट। लेकिन अगर वो लोग इस चीज को, इस बदलाव को एक्सेप्ट नहीं करेंगे, इसके लिए तैयार नहीं करेंगे, तो क्या होगा, वो मार्केट से आउट हो जाएंगे, राइट। बियॉन्ड दिस द कॉन्स्टेंट फ्लक्स इन द डाइवर्सिफाइड एरियाज ऑफ एकेडमिक्स हैज फोर्स्ड दिस चेंज। और इससे भी परे क्यों ये चेंज आया है? क्योंकि कॉन्स्टेंटली अलग अलग एकेडमिक्स के अलग अलग क्षेत्रों में चेंजेस आ रहे हैं, मूवमेंट्स आ रहे हैं, परिवर्तन आ रहा है, जिसकी वजह से ये बदलाव हुआ है। तो ये बदलाव की बात कहाँ की गई थी? यहाँ पे की गई थी, यहाँ पे की गई थी, ठीक है। यानी कि ए जो बी स्टेटमेंट है उसके बाद में सबसे पहले चेंजेस क्या आए थे कि टेक्नोलॉजिकल इंटरवेंशन हो चुके हैं इसके अंदर, ये हो गया। दूसरा, क्यों आए ये बदलाव? ये बदलाव इसलिए आए क्योंकि कॉन्स्टेंटली हमारा एजुकेशन सेक्टर भी परिवर्तित होता जा रहा है और उसमें इन बदलावों के बिना काम हो नहीं सकता। तो अब फोर्थ क्या हो गया, लास्ट इनके पास में, कि टीचर्स के पास में भी इस बदलाव को एक्सेप्ट करने के अलावा कोई ऑप्शन नहीं है, ठीक है। तो अरेंजमेंट क्या बन रहा है? बी ए डी सी, बी ए सी डी, बी ए डी सी, ऑप्शन सी इज करेक्ट। She will accept his love proposal if he will express impressively। देखो ये कंडीशनल क्लॉज होते हैं, कंडीशनल स्टेटमेंट्स होते हैं कि अगर वो करेगा तो मैं करूंगा, अगर होगा तब ये होगा। इफ एंड इफ और ये वाली कंडीशंस जो होती हैं इनको बोलते हैं कंडीशनल सेंटेंसेस। तो जब कंडीशनल सेंटेंसेस में फर्स्ट पार्ट में फ्यूचर टेंस है, ठीक है, फ्यूचर टेंस है, तो सेकंड पार्ट में फ्यूचर टेंस आना जरूरी नहीं, सेकंड पार्ट में फ्यूचर टेंस नहीं आएगा, वो सिंपल प्रेजेंट टेंस में होएगा, ठीक है। शी विल एक्सेप्ट हिज लव प्रपोजल, विल क्या है, फ्यूचर की बात करे कि वो एक्सेप्ट कर लेगी उसका प्रपोजल अगर वो सही तरीके से एक्सप्रेस करेगा तो इफ ही विल एक्सप्रेस नहीं आएगा, इफ ही एक्सप्रेसेस इम्प्रेसिवली, ठीक है, इफ ही एक्सप्रेसेस इम्प्रेसिवली, ऑप्शन सी इज करेक्ट। Everyone should be aware of the possibly greater potential for natural disasters where they live and what resources they have in case that these happens। एंटोनिम बताना है पोटेंशियल का। देखो बोल क्या रहे हैं, ये एक बहुत अच्छी बात यहाँ पे स्टेटमेंट में बोली गई है कि हर एक इंसान को
इस चीज के बारे में जागरूक होना चाहिए कि जिस जगह पे वो रहते हैं उस जगह पे किस तरीके के नेचुरल डिजास्टर्स आ सकते हैं, और अगर इस तरीके का जैसा वहां पे बताया गया है, मान लो कोई भू लैंडस्लाइड प्रोन एरिया है, तो वो अगर ऐसी घटना होती है तो वो अपने आप को कैसे बचा सकते हैं, क्या रिसोर्सेज उनके पास में अवेलेबल हैं जिससे कि वो अपने आप को बचा सकें या यूटिलाइज कर सकें अगर ऐसी स्थिति आती है तो। ठीक है। अब पोटेंशियल का मतलब होता है संभावना। संभावना का एंटोनिम क्या होएगा? संभावना मतलब एक पॉसिबिलिटी है, पॉसिबिलिटी का एंटोनिम होएगा सुनिश्चितता। ठीक है, कुछ चीज जो बहुत सर्टेन है। मेज, मेज मतलब भूल भुलैया। सर्टेनिटी मतलब कि बिल्कुल निश्चित। नॉट, नॉट मतलब गांठ। और न्यूटर, न्यूटर मतलब कि जो ना मेल है ना फीमेल है। ठीक है, तो यहाँ पे ऑप्शन बी सर्टेनिटी इज करेक्ट। क्वेयर पिच, क्वेयर पिच का मतलब होता है किसी के कुछ करने के चांसेस को खराब करना, किसी के अपॉर्चुनिटीज को खराब करना। मेक अ वियर्ड रिक्वेस्ट, कुछ अजीब सी रिक्वेस्ट करना नहीं। मेक अ लॉट ऑफ प्रोग्रेस, एक्ट आउट ऑफ नॉर्मल, स्पॉइल somebody's chance of doing something. Option D is correct. Ravindra has left the friends meeting saying that he has a bigger fish to catch to cook. अब इसका मतलब क्या होता है bigger fish to catch to cook? असली जो स्टेटमेंट है वो होता है बिगर फिश टू फ्राई। मतलब क्या हुआ कि मेरे पास और बड़ा काम है और इम्पोर्टेंट काम है, इस मीटिंग से भी ज्यादा इम्पोर्टेंट काम है इस वक्त करने के लिए, मैं उसको करना प्रेफर करूंगा। ठीक है, तो रविंद्रा ने अपने दोस्त के घर में जो मीटिंग हो रही थी वो छोड़ दी, अपने दोस्त की मीटिंग छोड़ दी, ये कहते हुए कि मुझे इस वक्त और ज्यादा जरूरी काम है। ठीक है, ही हैज अ मटन टू कुक, ही हैज अ बिगर फिश टू फ्राई। ऑप्शन बी इज करेक्ट। Due to the weather forecast that it is going to rain heavily here, all the arrangements are in turmoil. Turmoil का मतलब होता है उथल पुथल हो जाना, अशांति फैल जाना। तो एंटोनिम क्या हो जाएगा? शांति से हो जाना। एंटोनिम क्या है? पीस, पीस मतलब शांति। कमोशन, कमोशन मतलब हलचल। फस, फस मतलब भी हंगामा, अप्रोर मतलब भी हलचल, नॉइज, शोरगुल। तो यहाँ पे ऑप्शन ए पीस इज करेक्ट। Could you please tell me which movie you would like to watch tonight? बोल रहे हैं कि क्या तुम मुझे बता सकते हो कि तुम कौन सी मूवी देखना चाहोगे आज। ठीक है, तो इस स्टेटमेंट को अगर करेक्ट फॉर्म में लिखना है तो यहाँ पर होगा यू मे विश टू स्क्रॉल, इनकरेक्ट है। यू हैव डिजायर टू सी, इनकरेक्ट। यू आर विशिंग टू वॉच, क्योंकि इससे पूरा जो स्टेटमेंट है वो करेक्ट फॉर्म में आ जाता है। ठीक है, तो यू आर विशिंग टू वॉच, ऑप्शन सी इज करेक्ट। The author's recent bout of writer's block had hindered her typically prolific output of novels. अब हमें फैसिलिटेटेड का एंटोनिम बताना है। फैसिलिटेट करना मतलब सुगम बनाना, किसी चीज को अच्छे तरीके से सुचारू ढंग से करने की मदद करना। अब हिंडर्ड मतलब क्या होता है? रुकावट। ठीक है, तो यहाँ पे ऑप्शन सी हिंडर्ड इज करेक्ट। बाउट मतलब परिस्थिति, प्रोलिफिक मतलब कि उपजाऊ, और हिंडर्ड मतलब रुकावट, और आउटपुट मतलब उसका जो आउटकम निकलता है, उसका जो रिजल्ट निकलता है। ठीक है, तो यहाँ पे ऑप्शन सी हिंडर्ड इज करेक्ट। The soldier met a fearless death fighting on behalf at his country. On behalf of his country होता है अपने देश के लिए लड़ते हुए, ना कि अपने देश में लड़ते हुए। तो वो सोल्जर था जो था, उसने बड़ा ही बहुत ही फियरलेस तरीके से फाइट करा, उसने बड़ा ही बहादुरी के साथ में लड़ा और फिर उसको वीरगति प्राप्त हो गई अपने देश के लिए लड़ते हुए। तो फाइटिंग फॉर हिज कंट्री, फाइटिंग ऑन बिहाफ एट हिज कंट्री, नहीं ऑन बिहाफ ऑफ हिज कंट्री। ठीक है, एट की बजाय क्या आएगा? ऑफ। ऑप्शन डी में एरर है। He became a teetotaler after witnessing the negative effects of alcohol on his friends. अब टीटोटैलर क्या होता है? वो व्यक्ति जो बिल्कुल दारू वगैरह कंज्यूम नहीं करता। ठीक है, तो वो क्या बन गया? टीटोटैलर बन गया जब कि उसने अपने दोस्तों के ऊपर शराब के दुष्परिणाम देखे। राइट, समवन हु डज नॉट कंज्यूम एनी अल्कोहलिक ड्रिंक, ऑप्शन ए इज करेक्ट। सिलेक्ट करेक्टली स्पेल्ड वर्ड, जिस शब्द की स्पेलिंग बिल्कुल करेक्ट है वो बताना है। कॉन्करेंटली, डबल आर आता है, इनकरेक्ट है। स्ट्रैटेजी, इनकरेक्ट है, आई नहीं आएगा। एफिशिएंट, करेक्ट है, मतलब बिल्कुल प्रभावशाली। प्रोडक्टिविटी, प्रोडक्टिविटी नहीं होता, प्रोडक्टिविटी होता है। ठीक है, सो यहाँ पे ऑप्शन सी इज करेक्ट। Clean India mission is one of the most dash and popular missions to have taken place in India.
इज वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट हो सकता है, वन ऑफ द मोस्ट फेमस हो सकता है, पॉपुलर लिखा है तो फेमस नहीं होगा, वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉसिबिलिटी है कि क्लीन इंडिया मिशन जो है वो सबसे इम्पोर्टेंट, महत्वपूर्ण और सबसे प्रसिद्ध मिशन था जो कि हिंदुस्तान में हुआ। दिस मिशन इंक्लूड्स अ रिवॉर्ड टू अ स्टेट एंड अ सिटी। इस मिशन में एक स्टेट और एक सिटी को प्राइज दिया जाएगा, रिवॉर्ड दिया जाएगा। दिस एनकरेजेस एवरी सिटीजन टू कीप द सराउंडिंग्स क्लीन, जिससे कि हर एक सिटीजन को ये प्रोत्साहन मिले कि वो अपने आसपास के इलाके को बिल्कुल साफ सुथरा रखे। This cleanliness campaign was dashed by the Indian government at the national level। ये जो cleanliness का साफ सफाई का अभियान था ये चलाया गया हिंदुस्तान सरकार द्वारा नेशनल लेवल पर। डैश ऑल द रूरल टाउन्स एंड अर्बन सिटीज, इंक्लूडिंग हो सकता है जिसमें सभी रूरल टाउन्स और अर्बन सिटीज शामिल किए गए। इट्स प्राइमरी ऑब्जेक्टिव इज टू स्प्रेड अवेयरनेस एंड इम्पोर्टेंस ऑफ क्लीनलीनेस। इसका मुख्य उद्देश्य था कि साफ सफाई का, स्वच्छता का प्राइमरी इम्पोर्टेंस उसकी बताई जाए, उसके बारे में जागरूकता फैलाई जाए। Slogans are written on the banners and pictures are painted in a very attractive manner to evoke the feeling of cleanliness। बोल रहे हैं स्लोगन, स्लोगन्स क्या होते हैं? सबका साथ सबका विकास, ये क्या है? स्लोगन है। ठीक है, इस तरीके की जो वन लाइनर्स होते हैं वो लिखे गए बैनर्स के ऊपर और बड़ी सुंदर सी, खूबसूरत सी, अट्रैक्टिव सी पेंटिंग्स बनाई गई, पिक्चर्स बनाई गई, जिससे कि लोगों के अंदर साफ सफाई के प्रति भावना पैदा हो। After that, a major objective was to teach citizens to dash off waste mindfully and to provide basic dash facilities। उसके बाद बड़ा उद्देश्य ये था कि भाई लोगों को वेस्ट के बारे में, मैनेज करने के बारे में सिखाया जाए सही तरीके से और उनको बेसिक इंफॉर्मेशन या बेसिक फैसिलिटीज उनको प्रोवाइड की जाए। फॉर दिस वेट एंड ड्राई डस्टबिन्स आर केप्ट बाय एवरी सिटीजन वेदर इट इज होम और ऑफिस। तो इसके लिए लोगों द्वारा क्या किया गया? वेट और ड्राई डस्टबिन रखे गए, चाहे वो घर हो चाहे ऑफिस हो। गीला कचरा और सूखा कचरा आप डालते हैं ना अलग अलग करके, तो वैसे रखे गए। क्लीन इंडिया मिशन इज वन ऑफ द मोस्ट डैश एंड पॉपुलर मिशन। सबसे पहले है इनसिग्निफिकेंट। इनसिग्निफिकेंट मतलब गैर जरूरी। मीनिंगलेस मतलब जिसका कोई अर्थ नहीं निकलता। सिग्निफिकेंट मतलब महत्वपूर्ण और डेमोन्स्ट्रेटिव मतलब कि संवेदनशील। तो यहाँ पे ऑप्शन सी सिग्निफिकेंट इज करेक्ट। The cleanliness campaign was dashed by the Indian government। governed मतलब संचालित किया जाना, किसी के द्वारा नियंत्रित किया जाना। तो ये सरकार द्वारा, इंडियन गवर्नमेंट द्वारा नियंत्रित किया गया। सो ऑप्शन ए इज करेक्ट। रिहर्स्ड मतलब प्रैक्टिस करना। डोमिनेटेड मतलब किसी के ऊपर अपना वर्चस्व स्थापित करना। अनऑर्गेनाइज्ड मतलब कि बिना एक परफेक्ट तरीके के, बिना एक संगठित तरीके के। सो ऑप्शन ए गवर्नड इज करेक्ट। was governed by Indian government at national level dash all rural towns and urban cities encompassing मतलब शामिल करना, शामिल होना, सहमति देना। preventing बचाना। excluding किसी को दायरे से बाहर रखना। restraining मतलब रोकना, नियंत्रित करना। तो यहाँ पे इनमें रूरल टाउन और अर्बन सिटीज भी शामिल थे। सो ऑप्शन ए इज करेक्ट। After that, a major objective was to teach citizens to dash off waste mindfully। शो ऑफ वेस्ट माइंडफुली, दिखाना था उनको वेस्ट बड़े सुचारू ढंग से नहीं। डिस्टर्ब मतलब परेशान करना। डिस्पोज मतलब खत्म करना, निष्कासित करना। तो उनको अपना वेस्ट को माइंडफुल तरीके से निष्कासित करना था ना, खत्म करना था। सो ऑप्शन सी इज करेक्ट। फिनिश मतलब भी खत्म करना होता है, लेकिन आप वेस्ट को फिनिश नहीं करते, आप वेस्ट से छुटकारा पाते हैं, डिस्पोज करते हैं। dispose of waste mindfully and to provide basic dash facilities। sanitation मतलब स्वच्छता और उससे जुड़ी हुई सुविधाएं। रिफाइनमेंट मतलब सुधारना। प्यूरिफिकेशन मतलब किसी चीज को शुद्ध करना और कंटामिनेशन मतलब किसी चीज को खराब करना, दूषित करना। तो यहाँ पे सैनिटेशन फैसिलिटीज की बात की जा रही है। ऑप्शन ए इज करेक्ट। दैट्स ऑल, आज के सेशन में इतना ही। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। अगर कंटेंट पसंद आया हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। टिल देन कीप लर्निंग एंड कीप प्रैक्टिसिंग। बाय बाय।